नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बिल पास हुआ और फिर अब कानून भी बन गया, जिसके बाद सबकी अपनी दलीलें हैं, सबका अपना तर्क है। और इसी बीच बीजेपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने जो कहा है उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी हां, साक्षी महाराज तो दावा कर रहे हैं कि ताजमहल, लाल किला, संसद भवन की जांच होगी, जो वो अपने दावा किया है, इसीलिए बिल लाया गया और कानून बना। पंकज जी, साक्षी महाराज के बयान को किस तरीके से समझा जाए? नहीं, उन्नाव से ये बीजेपी सांसद हैं साक्षी महाराज। ये उन्नाव में ये कन्या पूजन के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा, बड़ी संख्या में वहां पे कार्यकर्ता भी मौजूद थे, आम लोग भी मौजूद थे, ये वक्फ बिल पे उनकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से राष्ट्रीय धरोहरों पर जो दावे किए जा रहे हैं, उन्होंने किसी एक का नाम नहीं लिया, बोले कि जितने भी राष्ट्रीय धरोहर है हमारे, चाहे वो लाल किला हो या ताजमहल हो, संसद भवन हो, कुतुब मीनार हो, मतलब बहुत सारे इस तरह के राष्ट्रीय धरोहर है जिन पर एक के बाद एक दावे किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह दावे चलते रहते तो ये देश के लिए ठीक नहीं था। तो इसीलिए ये बिल लाया गया है, वक्फ संशोधन बिल, ताकि इस तरह अजीबोगरीब दावों पर रोक लगाई जा सके। ये कहा है साक्षी महाराज ने। फिर उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया है। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में तो उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि जहां खाली प्लॉट वो सपा का, ये नारे लगते थे उस समय। तो कौन भूमाफिया है वो उत्तर प्रदेश की जनता समझ सकती है। तीसरा सवाल उससे यह किया गया था बिहार के बारे में। ये बयान दे रहे हैं कि ताजमहल, लाल किला, संसद भवन पर वक्फ के दावों की जांच होगी। तो उस बीच ओवैसी का भी एक बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने सदन में जब बिल पास हो गया दोनों सदनों में, उसके बाद जब बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने बयान दिए, कहा कि जैसे ही ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति साइन करेंगे। इस कानून के तहत संभल की जामा मस्जिद वक्फ की नहीं रहेगी, क्योंकि वो पहले एएसआई की हुआ करती थी, और लखनऊ और हैदराबाद के जो इमामबाड़े हैं वो भी वक्फ में बाहर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह भी एएसआई से अधिकृत हो जाएगी और संविधान तो यूपी में माना नहीं जाता, सरकार भी नहीं मानती है ये। तो ये सब मस्जिदें इस तरीके से छीनेंगे, या दरगाह या कब्रिस्तान इस तरीके से छीनेंगे। कोई किसी से कुछ छीन नहीं रहा है। जो एएसआई द्वारा, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो संरक्षित इमारतें वो सरकार के अंदर ही है, वो आज भी वो सरकार के अंदर ही रहेंगी। ये दावे कर रहे हैं ना, जैसे कि लाल किला पे दावा है ना इनका, लेकिन है तो अच्छा बताइए, कल को जाके बोले कि ये मेरी वक्फ प्रॉपर्टी है, प्रधानमंत्री को लाल किले पर हम तिरंगा नहीं लहराने देंगे। हम अपनी प्रॉपर्टी पे क्यों प्रधानमंत्री को तिरंगा लहराने दें? तो फिर क्या कर लीजिएगा, क्या बोलिएगा? तो ये राष्ट्रीय धरोहर है, उनका देख रेख, उनका खर्चा सब कुछ भारत सरकार वहन करती है। तो तरीके से तो ये भारत सरकार का ही है। तो इसी तरह जो भी एएसआई द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित इमारतें, हमारे यहां बोधगया का पूरा जो महाबोधि परिसर है वो एएसआई के द्वारा ये करता है, और इसलिए सरकार ने उसको देखरेख के लिए ट्रस्ट बना के रखा है। उस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला हो गया, कुतुब मीनार हो गया दिल्ली में, ये लाल किला हो गया, शायद जामा मस्जिद भी है, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है जामा मस्जिद के बारे में। तो ये एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें हैं। तो जब सब कुछ सरकार उसका देखरेख कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, तो सरकार की है वो। और दावा तो इन्होंने भारत के संसद भवन पे कर दिया था। कल को कह रहे थे कि नहीं बैठने देंगे अब, क्योंकि वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ बोर्ड ने ये फैसला किया है कि आज के बाद से कोई संसद नहीं बैठेगा। तो क्या कर लेते आप? अराजकता की स्थिति हो जाएगी ना। तो इसी प्रवृत्ति पे लगाम लगाने के लिए ये लाया गया है, और इसमें बहुत सोच समझ कर प्रावधान जोड़े गए हैं। पहला प्रावधान क्या कि जो एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें हैं उस पर वक्फ दावा नहीं कर सकेगा। दूसरा प्रावधान क्या कि जो आदिवासी इलाके हैं, जो ट्राइबल बेल्ट है, जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आते हैं, जो मूल उनकी प्रॉपर्टी पे दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हजारों सालों से है। तीसरा प्रावधान यह है कि जो अवैध कब्जा है, जिसके बारे में कानून जहां कोर्ट में केस चल रहा है वो तो कोर्ट में ही रहेगा, उसमें तो सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन अब आगे से फ्यूचर में अवैध कब्जे पे कैसे रोक लगाया जाए, या फिर जो विवादित चीजें हैं उसको क्या करना है।
तो इसको देखिए, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है। मैं इसे कभी भी किसी धर्म या मजहब से जोड़ के नहीं देखता। ये एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिल है कि जो आप प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं उसका हिसाब किताब देना है, उसके कागज पत्र दुरुस्त करने हैं, इसकी मैनेजमेंट के लिए लाया गया, इसलिए इसका नाम उम्मीद रखा गया है जी। अच्छा, इस देश के मुसलमान क्या चाहते थे कि हमेशा जो वक्फ है वो हमेशा विवादों में रहे, या फिर कोई मुल्ले मौलाना सिर्फ उसके धन का शोधन करते रहे? वो तो चाहते होंगे ना कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, जिस काम के लिए जो जमीन दी गई है उसका उसी में उपयोग हो, यही चाहते होंगे ना। और यही तो इसलिए लाया गया है इसीलिए उन लोगों को दर्द है जो कब्जा करके बैठे हैं, जो वक्फ की जमीन को लीज पर दे दे के पैसा कमा रहे थे। नहीं नहीं, ठीक है, तो उनको तो समस्या होगी। मान लिया कि मैं ही अपने बारे में बोलता हूं कि मैं एक सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहा हूं, वहां दुकानें लगवाता हूं। कल को जाके सरकार कहे कि नहीं तुम कैसे किराया वसूलते हो, तो मुझे तकलीफ होगी। मैं तो आए बाएं चकराए कुछ भी बोलूंगा ना, तो वही बोल रहे हैं। आम लोगों को इससे क्या मतलब है? आम मुसलमानों की जिंदगी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिल है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट कैसे बढ़िया तरीके से, इसके लिए बिल है। तो आम लोगों को क्या इसमें? और जो ये कह रहे हैं कि शरीयत के अनुसार नहीं है तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, या आपकी मस्जिदें लूट जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा, आपकी मजारे, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला है। वक्फ संशोधन बिल आने से मुसलमानों को उतना ही नुकसान होगा जितना सीए लागू होने के बाद उनकी नागरिकता गई है। लेकिन उसमें भी यही कहा जा रहा है, पहुंच रहा है ना, जाने दीजिए ना, कोर्ट में जाने का अधिकार है उनको। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमोदित किसी भी कानून में सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, न्यायपालिका के पास नहीं है। मैं जहां तक कानून जानता हूं यही है। वो प्रक्रियाओं का हवाला दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है और दोनों ओर से बहुत स्वस्थ बहस भी हुई है। एक तरफा पारित कराना उसे बोलते हैं कि विपक्ष बायकॉट कर जाता या उसको भगा दिया जाता, मार्शल आउट करवा दिया जाता, और फिर एक तरफा पारित करा। लेकिन यहां तो दोनों तरफ से वोटिंग हुई बकायदा, दोनों तरफ से बहस हुई बकायदा, सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि देखिए हमने 370 पे भी इनको सुप्रीम कोर्ट में रगड़ रखा है, राम मंदिर पर भी, सीए पर भी, एनआरसी पर भी, और अब वक्फ बिल पर भी इनको हम धूल चटाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जयराम रमेश ट्वीट करके राफेल पर भी, ये जो नई संसद भवन बनी थी उस पर भी कांग्रेस तो हर मामले पे कोर्ट जा रही है, लेकिन हासिल क्या हो रहा है ये देखिए ना। कोर्ट जाना तो हर किसी का अधिकार है, आप चले जाइए कोर्ट। भारत सरकार कुछ भी फैसला लेती है, रोहित पांडे रोज एक याचिका लगा दे, इससे क्या होने वाला है? जब सदन में बोलना था, लेकिन कोर्ट में क्या हो रहा है? नहीं, कोर्ट में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। राफेल वाले पे मामले पे भगा दिया, बोला कि कुछ नहीं। ये सेंटा विस्टा जो प्रोजेक्ट है उस पर कह दिया कि बेकार फालतू का बकवास कर रहे हो। उसके बाद सीए हो गया, एनआरसी हो गया, जितने भी याचिकाएं लगाई है कहीं टिकी है कोर्ट में? एक बता दीजिए आप उदाहरण, ये लोगों को बताने के लिए कि देखिए हम आपके लिए कोर्ट चले गए। अरे कोर्ट जाना थोड़ी बहादुरी है, वहां केस जीतना बहादुरी है। कोर्ट जाने के लिए तो कोई कहीं भी जा सकता है। कोर्ट कौन गए हैं? जो बिल फाड़ रहे थे, जो संविधान की शपथ लेके, हालांकि फलस्तीन की शपथ लेके ऐसा लग रहा था वहां पर वो जो फाड़ रहे थे बिल, वो कोर्ट गए हैं। नहीं, जाने दीजिए ना, कोर्ट जाने के लिए आप चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कल जाके दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दिए, एक आदमी अगर रोकने आए तो, और न्यूज में छपवा दिए कि रोहित पांडे ने याचिका लगाई है, बस इतना ही इसका महत्व है। कोर्ट में टिकेगा मामला कि नहीं? सबसे पहली बात कि कोर्ट ये याचिका स्वीकार करता है या नहीं करता है, और स्वीकार करता है तो उसके बाद फैसला क्या आता है। मुझे तो लगता है कि स्वीकार ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से, और ये तो कोई भी याचिका दायर कर सकता है, याचिका कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है। ठीक है, अगर कोई ये संगठन कहे कि हम शांतिपूर्ण बैठ के धरना देंगे या याचिका लगा देंगे तो लगाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, याचिकाएं फिलहाल लगाई जा रही हैं वक्फ बिल के खिलाफ, जो कि अब कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। इस बीच साक्षी महाराज का बयान आया कि जो प्रॉपर्टियों पर दावा किया जा रहा था अब उन सब की जांच होगी, जैसे ताजमहल, लाल किला, संसद भवन, ऐसे तमाम प्रॉपर्टी, जैसे एयरपोर्ट तमाम है और भी बहुत चीजें हैं, तमाम होटल्स हैं, उन सब की जांच की जाएगी। और ऐसे में साक्षी महाराज का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। पंकज जी इसी के साथ कंक्लूड करिए। कंक्लूजन देखिए, सिर्फ ऐसा मत आप समझिए कि सिर्फ जो इस तरह के ऐतिहासिक धरोहर है वही इनके हाथ से जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन के बीचों बीच, प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक मजार है, कह रहे कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। बाकायदा प्लेटफॉर्म के बीचों बीच वो रेलवे की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पटरियों के बीचे बीच।
या फ्लाईओवर के ऊपर, हम्म, उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर, ये कोई तरीका है बताइए? अब आपने घर बनाया, कहे कि घर का बेडरूम वक्फ की प्रॉपर्टी है, कैसे? और वक्फ बाय यूजर ये कर रहे हैं, जो जहां जो इस्तेमाल कर लिया वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। कल को जाके नमाज अगर पढ़ लिया आपने आपके घर में, तो नमाज क्योंकि यहां पढ़ा जाता था इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल। और लेकिन अब ये मनमानी नहीं ऐसे चलेगी। नहीं होता इसी भाई। मनमानी को रोकने के लिए ये सब संशोधन किए गए, बिल लाया गया, कानून बना। अब ये मनमानी नहीं चलेगी, अब सब कुछ कायदे से चलेगा और देश के कानून के हिसाब से चलेगा। बाकी साक्षी महाराज के बयान पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।